सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 ओसीएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था। अब इस चैप्टर को थोड़ा हम ना रिवाइज करते हैं, समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कुछ मेमोरी टेक्निक्स भी आपको दूंगा। दोस्तों, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए सर, नेगेटिविटी को बाहर निकालिए और अपने इस ब्रेन पे ना बहुत ज्यादा भरोसा रखिए सर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर अपना दिमाग है ना? अभी आपको एग्जाम में सब याद दिलाएगा और इसी एटीट्यूड के साथ पढ़िए। भूलेंगे नहीं सर, जो पढ़ेंगे समझेंगे और एग्जाम में लिख के आएंगे करके। चलो दोस्तों, यहाँ पे आइए। चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन है 12 मार्क्स के, मैं आपको कहता हूं ये ट्रेंड अब तक रह चुका है कि नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सवाल ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में पूछा ही जाता था। नहीं तो ये नहीं आया तो सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है। दोस्तों, सिग्निफिकेंस की जगह पे वो एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगले कुछ मिनटों में आपको दोनों की मेमोरी टेक्निक्स में दे दूंगा, लेकिन पहले इस चीज पे ध्यान दे कि आपको नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका मेमोरी टेक्निक बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। राइट, मैं देता हूं क्या, पबजी सीए करके है, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। लेकिन समझिए, इन दो क्वेश्चन का एक सेट है। या तो ये वाला क्वेश्चन आता है, नहीं तो सेकंड वन सिग्निफिकेंस वाला क्वेश्चन आता है। लेकिन याद रखना, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। तो सिग्निफिकेंस इस वर्ड की जगह पे क्या दे देंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चीज को याद रखिए। बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि बच्चे सिर्फ उसी ना एटीट्यूड से जाते हैं, और ये आया तो हम ये लिखेंगे। नाउ, अब बात करते हैं सर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अब आई होप सारे बच्चों को ये लर्न हो गया होगा, लेकिन मैं आपको लिखने का एक तरीका बताता हूं। उन्होंने भले आपको पेपर में पूछा कि राइट एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो दोस्तों फिर भी आपको क्या करना है, आपने हेडर्स देखो। हम लोग 4 से 5 चैप्टर बहुत परफेक्ट करने वाले, यस और नो? हाँ सर। तो आप चेकर को ये दिखाइए कि आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, आप तो सभी पढ़ के आए हो। अगर उन्होंने भले पूछा 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेडर्स आप 7 8 या जिनको 14 के 14 हेडर्स लर्न है ना, हेडर्स लिख लेना और आप 6 से 7 प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर देना। अब उन्हें क्या पता कि आपने सब अंदर लर्न किए हैं कि नहीं किए। दोस्तों समझिए, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो दिखता है वो बिकता है सर। आपको उन 3 घंटों में अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार साबित करके आना है बस। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि धीरे से जाइए, जितना हो सके उस चैप्टर को अच्छे तरीके से करिए, ताकि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपके मार्क्स फिक्स हो जाए। यस और नो? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में लिखने की टेक्निक भी मैं आपको दूंगा, या अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को पहले तो हेनरी फ्योल जी के बारे में एक दो लाइन लिख देनी है। राइट, उसके बाद लिखना है फॉलोइंग्स आर द 14 प्रिंसिपल। जितने आपको याद आ रहे लिख दीजिए, 7 8 10, 14 के 14 तो 14 के 14, और एक्सप्लेन कर दो कोई भी 6 7 तो भी चलेगा। अभी मैं बताऊंगा क्विक में, वो मतलब जितना मैं बता रहा हूं अभी इस लेक्चर में, आपने उतना लिखा ना आगे तो भी चल जाएगा करके। इंपॉर्टेंट है सर एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से इस चीज को कीजिएगा सर। एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल में ये बात है सर और मैडम, कि आप लोग ये 6 पॉइंट है सिर्फ, और बहुत आराम से हो सकते हैं लर्न, डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो साइंटिफिक टेक्निक्स है ना, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बनाया, आधे एक घंटे का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अपने टेलीग्राम चैनल पे कल मैंने बहुत सारे वीडियोस के लिंक शेयर किए, उसमें चैप्टर नंबर आप 1 पे जाके देखिए। बस हो गया तुम्हारा 12 में से 12 मार्क्स। सिर्फ इस चैप्टर को ना अच्छे से, इसमें भी क्या होगा पता है, सबको आएगा ये वाला चैप्टर, ऑलमोस्ट सबको आता है। क्या ध्यान में रखना है कि आप कैसे प्रेजेंट कर पाते हो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना। आराम से जो चीजें कर रहे हो शांति से करो, क्योंकि आप जो लिखोगे उस पे आपको मार्क्स मिलने वाले। अरे बेटा, ओके चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो 5 क्वेश्चन बनते हैं, 12 मार्क्स का सीधा सीधा सर कैलकुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आओ सर। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को पहले तो एक स्मार्ट कोड दे दूं, आपके पास ऑलरेडी होगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन द व्हाट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 1 मिनट लूंगा मैं, लेकिन आप रिवाइज कर लो मेरे साथ। ज्यादा टाइम आपके पास भी कम है, मुझे पता है, तो मैं क्विकली बताने की आपको कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ध्यान से याद रखना, बहुत अटेम्प्ट में पूछा गया है। क्या है सर? एक्सप्लेन द नेचर, व्हाट नेचर, नेचर ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा ये लाइन सिर्फ याद रखना। इन्होंने क्या कहा है, व्हाट, उन्होंने तो पहले ये बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, बाद में नेचर बताया। तो देता ना इंट्रोडक्शन मीनिंग, वैसे वाली बात है।
द प्रिंसिपल यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रिंसिपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में यूज होते हैं, आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वापस एक बार पढ़ो शांति से। द प्रिंसिपल्स यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये क्या करता है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, जो हेल्प करता है मैनेजर को किस चीज में, डिसीजन मेकिंग में। इतना याद रखना। और बस यही सारी बातें, इतना लिख दिया तो भी चलेगा, ये 2 पॉइंट। ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि कैसे काम करना है, कैसे डिसीजन लेने, दैट्स ऑल। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? Principles used for the management of what? Business organization. This is known as principles of management. और नीचे लिखना, there are natures of principle of management explain as follow. मेमोरी टेक्निक क्या है? पबजी एफसीए, याद रखना, पबजी एफसीए। अब पबजी तो सबको ही पता रहेगा। पी फॉर वॉल, पी फॉर व्हाट, सारे ही प्रिंसिपल कैसे बनाए गए सर? विद प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं। थोरो प्रैक्टिस किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसे इस्तेमाल किया गया कई ऑर्गेनाइजेशन में। अगर रिजल्ट अच्छा है तो ही फिर उसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बना दिया। तो नेचर कैसे है सर? कोई भी ऐसे ही नहीं आएगा। आपने सारे पी फॉर व्हाट, प्रैक्टिस एंड व्हाट, एक्सपेरिमेंट से सारे प्रिंसिपल्स बने हैं। यू फॉर व्हाट सर? ऑल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो यू फॉर व्हाट, यूनिवर्सल एप्लीकेबल मालिक। तो ये देखो, ये 2 पॉइंट याद रखना। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारे लेवल के मैनेजमेंट, हर जगह ये प्रिंसिपल क्या है बेटा? एप्लीकेबल है। आपने 2 पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। ऑलरेडी नोट्स में टेलीग्राम पे दे दिए हैं, राइट? एप्लीकेशन में भी है। तो 2 हो गया। पी से था क्या? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से बने हैं। यू फॉर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। बी फॉर व्हाट बेटा? बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल मतलब क्या? आपको अंदर क्या लिखना है सिर्फ समझ लो। बताना है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मतलब सर, आपको कोई भी गोल अगर अचीव करना है, एम अगर अचीव करना है, तो कैसे अचीव करना होगा? जो लोग हैं उनसे आपको काम निकलवाना पड़ेगा। Group of what? Human beings. Okay. Management principle designed to influence human beings. This principle control group of persons and direct them to achieve the objective. Behavioral in nature. हम लोग ह्यूमंस से डील कर रहे हैं, है ना? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस तरीके से फॉर्म हुए हैं कि वो ग्रुप को गाइड कर पाए। क्यों गाइड कर पाए? ताकि आपको डिजायर गोल को अचीव करना है, आपके एम को अचीव करना है। तो दैट्स व्हाई बी फॉर बिहेवियरल इन नेचर। बोलो। अब जी, जी से क्या था? जनरल गाइडलाइन। यस सर, जनरली सबको एप्लीकेबल है। हम सिर्फ बताते हैं कि आप ऐसा करो, रेम्यूनरेशन बढ़ाओ, एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, है ना? सेंट्रलाइजेशन करो, आपका ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन करो, आपको उसका फायदा होगा। तो ये सारी बातें एक जनरल गाइडलाइन की तरह काम करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन हैंडलिंग व्हाट बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स। देखो, अंदर का लर्न करने का ज्यादा दिक्कत नहीं, आप सिर्फ समझो। तो आप ये समझ के अपने इसमें लिख सकते हो, अपने लैंग्वेज में। क्या जनरल गाइडलाइंस में क्या लिखना है सर? मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स जनरल गाइडलाइंस इन हैंडलिंग व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन एंड क्या? प्रॉब्लम्स। दे आर नॉट रिजिड। रिजिड नहीं मतलब वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। ये आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है करके। बस लाइन बनाते जाओ, फुल स्टॉप आ गया। देखो, they are not rigid, which management principle are to be what? Applied depend upon the situation, size and nature of organization. बस यही चीज बार बार रिपीट हो रही है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके वो प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहे हैं कि नहीं। एफ फॉर व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी। सारे प्रिंसिपल क्या है? फ्लेक्सिबल इन नेचर है। आप जैसे चाहो तो अब उसे मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, ये समझ गया सर? एफ सी ए। चलो, पबजी तो हो गया। एफ से क्या था? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सी से है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? ध्यान से सुनना, आपके टेक्स्ट बुक का ही लैंग्वेज है। ओके, क्या है सर? मैनेजमेंट हेल्प टू डिटरमाइन कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प क्या बेटा? कि क्या कॉज है, ओके, और इफेक्ट हुआ है तो उसका कुछ तो रीजन रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया कि अगर आप पेमेंट कर, वेजेस जो है, इंसेंटिव्स, वो अगर अच्छा देते हो, गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स, ये हो गया कॉज। इसकी वजह से क्या होगा? एम्प्लॉय का जो इफिशियंसी रहेगा ना, इंक्रीज हो जाएगा, ये हो गया इफेक्ट। आपने एडवर्टीजमेंट बढ़ाया, ये हो गया कॉस्ट, जो आपने एडवर्टीजमेंट की, उससे आपका प्रोडक्ट का सेल बढ़ गया, ये हो गया इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट समझ रहा है? तो आपका इतना तो याद रखना कॉज एंड इफेक्ट में कि आप, और ये आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है कि एडवर्टीजमेंट किया, ये कॉस्ट था, और सेल बढ़ गया, ये हो गया क्या? इफेक्ट्स। तो डन हो गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एंड लास्ट वन, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंस।
ये सारे प्रिंसिपल को सर इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो सर सब पे हम क्या करेंगे, मतलब सेम फोकस करेंगे सर और सेम इज्जत देंगे, ऐसी वाली बात है। तो ऑल प्रिंसिपल्स आर व्हाट, इक्वली इंपॉर्टेंट करके, कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट ऐसी बात है नहीं करके। चलो सर खत्म हो गए। कितने पॉइंट थे दोस्तों, शांति से अब इसको ना टेक्स्ट बुक पे लिख के रिवाइज करने की कोशिश करो। प्रिंसिपल्स ऑफ क्या, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पी से क्या था, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से सारे प्रिंसिपल बने, यूनिवर्सल इन नेचर है, बिहेवियरल इन नेचर है। ओके, पबजी फॉर क्या था सर, जनरल गाइडलाइन है। एफ से क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी है। सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और क्या ए से सी ए से क्या था, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे दोस्तों। अब ये देखो, ये वाला जो सवाल है ये भी बहुत बार पूछा गया और आपके एग्जाम में भी आ सकता है करके, ध्यान से सुनना कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये शब्द आएगा, नहीं तो याद रखना व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आंसर एक ही रहेगा, क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस, नहीं तो इंपॉर्टेंस बताइए। आप लोगों ने वैसे ही शुरुआत करनी है। द प्रिंसिपल्स यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। बाकी सब बोलना, दे प्रोवाइड गाइडलाइन टू मैनेजर टू टेक डिसीजंस, और बोलना फॉलोइंग्स आर द सिग्निफिकेंस। मेमोरी टेक्निक क्या है सर, नेचर का क्या था, पबजी एफसीए, इसका क्या मेमोरी टेक्निक है, पुश्ड एच। पी से क्या है सर, इंपॉर्टेंस ना, याद रखना ये अच्छे से करके जाओ दोस्तों। ये सवाल ही आपका थोड़ा बहुत बैलेंस हिला सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन ही आपका बैलेंस हिला सकता है, लेकिन ना अच्छा सिंपल सा सवाल है। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, क्या सवाल है सर, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताइए। प्रोवाइड क्या करता है, यूजफुल इंसाइट टू मैनेजमेंट। सर पी से क्या था सर, प्रोवाइड, पी से प्रोवाइड, बोलो पी से प्रोवाइड, प्रोवाइड व्हाट, यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर क्या लिखे सर, अंदर का लर्न नहीं होता, ये 3 पॉइंट देखो। मैनेजर को हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन बेटर, अच्छी तरीके से अगर इसने प्रिंसिपल लर्न किया तो उसे अच्छे से समझा कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है। अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन टू वेरियस क्या, सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम। कितना सिंपल था, 2 बात थे अंडरस्टैंडिंग के, देखो अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बेटर, अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन एंड प्रॉब्लम बेटर। अगर सब अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया तो फिर वो क्या करेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा। फाइंडिंग सॉल्यूशन टू वेरियस सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स, इतना याद रखो। किसमें सर, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। ओके एवरीबॉडी, कौन सा सवाल चल रहा है हमारा बताइए जरा, क्या, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल्स एंड व्हाट, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पीओएम। सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंट, मेमोरी टेक्निक क्या है, पुश एच। पी से क्या था, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर, किस चीज के लिए, इन 3 चीजों के लिए, याद रखना। यू से क्या है सर, यू से है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखना। नॉट ऑन, देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट डेवलप ओनली फॉर व्यू पॉइंट ऑफ क्या बेटा, हैंडलिंग द मैनेजमेंट क्या एक्टिविटीज करके रिसोर्सेस इफेक्टिवली, बट दे ऑल्सो गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर इतना याद रखो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ इसीलिए नहीं बने कि तुम कैसे रिसोर्सेस को एक्चुअली अच्छे से हैंडल करोगे, वो तो है ही, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला लैंग्वेज है, अच्छे से हैंडल करना तो बताता ही है, बट ऑल्सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग करवाता है। ये इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। बताइए यू से क्या था, अंडरस्टैंडिंग क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या सवाल है सर, सवाल को बार बार देखो दोस्तों, आंसर अगर 3 बार रिवाइज कर रहे हो, सवाल 4 बार करो, क्योंकि क्वेश्चन अगर दिमाग में रहा तो देखो बहुत बच्चे सिर्फ आंसर लर्न करते हैं, थियरी पढ़ते हैं, नहीं भाई क्वेश्चन भी तो पढ़ो बार बार। इंपॉर्टेंस नहीं तो क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यू से अंडरस्टैंडिंग व्हाट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंदर क्या लिखना मैंने बता दिया। अब क्या है सर उसमें, और कोई पॉइंट लिख सकते हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करो एट रीजनेबल रेट, खत्म। अवॉइड आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन, अवॉइड करो क्या, आर्टिफिशियल ना, जब तक चीजों को स्टोर करके प्राइस मत बढ़ाओ करके। ओके इफ वो नहीं याद आ रहा तो फेयर कंपटीशन रखो, फेयर रेम्युनरेशन दो, चेंज इन एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग प्लेस, ये कुछ तो पॉइंट लिख दो सर, खत्म हो गया, 2 पॉइंट डन हो गए। डन बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है सिग्निफिकेंस वाला, पी यू, यू से क्या था, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुश, एस से क्या है सर, साइंटिफिक डिसीजन, यस सर, साइंटिफिक डिसीजन मीन सिस्टमैटिक एंड क्या, बैलेंस डिसीजन, इतना तो आपको लिखते आएगा मालिक। सिग्निफिकेंस में अंदर के हेडर बच्चों को बोलते हमको अंदर का याद नहीं रहता, अरे इतना तो रहेगा। साइंटिफिक का मतलब क्या है सर, साइंटिफिक डिसीजन मतलब सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन करते हैं मैनेजर को टू टेक साइंटिफिक डिसीजन सो दैट दे डोंट हैव टू फॉलो ट्रायल एंड एरर मेथड, इतना लिख देना।
कि उनको हर बार ट्रायल एरर करने की जरूरत नहीं, मैनेजमेंट ने सिस्टमैटिक तरीके से सब स्टडी करके रखा है, आप बस उसे फॉलो करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। धन मालिक। एस से क्या था? साइंटिफिक डिसीजन। बहुत शांति से जा रहा हूं मैं, मेरे को बताओ क्या सवाल था? क्या सवाल था? रिपीट करो। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मेमोरी टेक्निक पुश्ड एच। पी से क्या था सर? आप पढ़ लीजिए और मुझे बता दीजिए। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। यू से क्या था सर? अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एस से क्या था? साइंटिफिक डिसीजन। तो हमने ये 3 पॉइंट तो कर लिए। बोलो यस और नो? यस सर। एच से जाते हैं सर। एच मतलब क्या? हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये आप अंदर भी फेंक सकते हो कि आप अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो वेस्टेज कम होगे, कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हो करके। तो दैट इज हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? रिसोर्सेस। एक बार अंदर रीड करना। ई से क्या था? इनकरेज करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। यस दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट जरूरी है अगर मैनेजमेंट और मैनेजर को क्या करना है और कंपटीशन में टिकना है करके। ओके। एज अ रिजल्ट मैनेजर अडॉप्ट न्यू ट्रेंड एट द वर्क प्लेस मार्क क्या place automatically. They develop scientific approach towards research and development, research and development and growth and development of the organization. तो R&D मतलब क्या? आप अंदर इतना आराम से लिख दो कि मैनेजर को अगर कंपटीशन में सक्सेस होना है तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस ये है कि ये हेल्प करता है कि हर बार कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ नया रिसर्च होना चाहिए, राइट? और जिससे डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को नए नए टेक्निक्स मिलेंगे। R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क इन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन फील्ड ऑफ क्या बेटा? प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, कुछ ना कुछ नया सोचेंगे। 5 पॉइंट खत्म। ई से था इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलो दोस्तों, मेरे को बताओ, आप लोग ना बार बार रिवाइज करो मल्टीपल टाइम, मेरे साथ ये चैप्टर डन हो जाएगा आपका। स्मार्ट कोड किसका हमने पढ़ा? सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने 4 पॉइंट कर लिए। इतना कर लिया तो भी आपका गाड़ी नैया तो पार ही हो जाएगा। पी से क्या था? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। यू से क्या था सर? अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एस से क्या था? साइंटिफिक डिसीजन। एच से क्या था? हेल्पफुल इन व्हाट बेटा? इफिशिएंट, इफेक्टिवली इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ई से क्या था? इनकरेज करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। अब डी से क्या है? पुश डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। कौन सा अप्रोच होना चाहिए? याद रखो कौन सा अप्रोच होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अंदर का पॉइंट याद नहीं आता ना, सुन लो। मैनेजर्स हैव टू टेक मेनी डिसीजन ऑन डेली बेसिस। पहला तो एकदम सिंपल बात बताया कि मैनेजर को दिन भर में बहुत सारे निर्णय, डिसीजन लेने होते हैं। इफ दे अप्रोच एवरी इशू सब्जेक्टिवली। देखो सब्जेक्टिव तो नहीं होना चाहिए। हमने क्या हेडर पढ़ा? डेवलप विच अप्रोच? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बोलो मेरे साथ कौन सा अप्रोच? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एवरीबॉडी वंस अगेन बोलो मेरे साथ। देखो सर ऐसे ही पढ़ो, घाई नहीं करनी है तुमको, मतलब पैनिक नहीं होना है, सिर्फ बार बार इस चीजों को समझो कि हम कर क्या रहे, अपने ब्रेन को फोकस रखो। कौन सा अप्रोच? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। उन्होंने क्या कहा? मैनेजमेंट एवरी टाइम मैनेजर दिन भर में बहुत सारे डिसीजन लेता है, अगर वो सब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करेगा तो हो सकता है बायस पॉइंट ऑफ व्यू आए। मतलब सर दे मे बी बायस व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। बायस मतलब क्या? ये मेरा भाई है तो मैं इसकी साइड ले लूंगा, ये गलत हो ही नहीं सकता, दैट इज बायस डिसीजन। अगर सब्जेक्टिविटी रहा तो नहीं सर। इसीलिए हाउएवर मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर टू डेवलप विच अप्रोच बेटा? ऑब्जेक्टिव अप्रोच विच कंसीडर फैक्चुअल एविडेंस। जो सही है उसका ध्यान होना चाहिए व्हाइल मेकिंग डिसीजन, ठीक है। This help to make manager more efficient, decision making becomes smooth. It builds confidence in the minds of what? Manager। तो कुछ नहीं सर, ज्यादा दिक्कत नहीं थी। हमारा हेडर क्या था? डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो आपने याद रखना है मैनेजर को दिन भर में बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। अगर मैनेजर ने सब्जेक्टिव तरीके से अप्रोच रखा तो हो सकता है वो बायस डिसीजन ले। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं कि कौन सा अप्रोच डेवलप हो? ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जो फैक्ट्स को देखे और उसी हिसाब से अनबायस और इफेक्टिव डिसीजन ले, जिससे डेफिनेटली सारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही होगा और इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। इतना आप बार बार लिखोगे तो भी चलेगा। और लास्ट वन, हेल्प टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और ये इंपॉर्टेंस है लास्ट वन बेटा, कि अगर इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का? वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा और कंट्रोल अच्छा रखेगा, और इससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा सर? फायदा ही होगा। गाइडलाइन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादा लोड मत लो। 7 के 7 पॉइंट याद आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हेडर्स तो भी करो और अंदर आपके मन से लिखोगे तो भी चलेगा। दोस्तों टाइम जा रहा है, बट हम जितना करेंगे सर 1-2 घंटा देना तो बनता ही है। आराम से आप 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो मेरा लेक्चर, आपको तो भी समझेगा। स्मार्ट कोड बताइए क्या था सर? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू क्या? मैनेजर। पी से प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताओ मेरे को एवरीबॉडी।
इंपॉर्टेंस नहीं तो क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यही सवाल है जो डिफिकल्ट लगता है लेकिन मैं आसान करके दूंगा। पी से प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर, ये 3 पॉइंट याद रखना अंदर। बराबर बेटा? ओके ओके। यू से अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला लैंग्वेज याद रखना। फिर सर, और इसमें सिंपल था, क्वालिटी प्रोडक्ट, फेयर रेम्यूनरेशन, कंपटीशन अच्छा, हेल्दी कंपटीशन वगैरह वगैरह। एस से क्या था, साइंटिफिक क्या डिसीजन होने चाहिए। कौन से डिसीजन होने चाहिए? साइंटिफिक। तो साइंटिफिक कौन से डिसीजन होते हैं? जो सिस्टमैटिक और क्या होते हैं सर, बैलेंस डिसीजन होते हैं। इतना हो गया। एच से हेल्पफुल इन क्या, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ई से इनकरेज रिसर्च एंड क्या, डेवलपमेंट, पुश्ड, है ना, ई आ गया। डी से डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मैंने अभी अभी बता दिया। और एच से क्या था, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। 2 क्वेश्चन तुम्हारे डन हो गए जो इंपॉर्टेंस थे करके। आपको समझा दोस्तों? बोलो यस और नो। क्या तुम्हारा सिग्निफिकेंस? पहला तो सवाल क्या था बताइए, नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मेमोरी टेक्निक क्या है बताइए जरा। पबजी सी एफसीए, पबजी एफसीए। और इसका क्या मेमोरी टेक्निक है सर? पुश्ड एच। ठीक है, किसका? इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ गए हैं जो सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना है, दैट इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योलजी। ये सवाल आपको आता है 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, बहुत बार ऐसे आ जाता है, एक्सप्लेन एनी, कितने, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना सर। पहले तो आप इंट्रो लिख दोगे, हेनरी फ्योल वॉज फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, इतना लिखा तो भी चलेगा। अब ये कौन से पोजीशन पे था इतना याद नहीं आया तो इट्स ओके। उन्होंने ही कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट इन मैनेजमेंट एंड डेवलप 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी समझ जाएगा। उन्होंने अपना एक बुक लिखा, कौन सा बुक? जस्ट अ मिनट, ओके सॉल्व करके चलो यहां पे ध्यान दो। याद रखना उनके बुक का नाम क्या था सर? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने सारे प्रिंसिपल्स को लिखा था और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो आप ये लिखिए, हेनरी फ्योल, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे प्रिंसिपल्स जैसे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया। दिस प्रिंसिपल हैव बीन एक्सप्लेन इन हिज बुक क्या, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ही इज ऑल्सो नोन एज क्या, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्योल जी को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है और एफ डब्ल्यू टेलर जी को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। आपको तो पता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट आया तो एफ डब्ल्यू टेलर और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट आया तो हेनरी फ्योल। His statements serve as a guideline for decision making and management क्या actions करके। The following are the principle। ठीक है, हम यहाँ तक आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखो बेटा, कोई भी एनी 5 पॉइंट्स भी लिखने को बोले ना तो भी आप ये लिखिए, क्योंकि मैंने कहा ना आप एक ही बार तो पेपर लिखने वाले हो। और आपको पता है ना हेनरी फ्योल जी का हिस्ट्री, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने बनाए हैं। उनकी बुक्स जनरल एंड क्या, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो ये नॉलेज क्या बाद में 12 के बाद काम में आएगा क्या? नहीं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन में 4 लाइन तो लिखिए, आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। सर ये ईयर लिखने की जरूरत है, मत लिखो, कोई दिक्कत, कोई जरूरत नहीं करके। चलो सर, ये मेमोरी टेक्निक है, डैड इज अवर्स रेस्क्यू। तो सर ये डैड वाले प्रिंसिपल हो जाते, इस वाले हो जाते, रेस्क्यू वाले। और देखो 14 के 14 हेडर याद करने की कोशिश करेंगे और जितना हुआ उतना अपना नसीब। पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ। अब देखो दोस्त, प्रॉब्लम क्या है, हेडर्स लर्न हो जाते हैं लेकिन अंदर का कंटेंट सर एज इट इज लर्न नहीं होता। तो आपको एज इट इज करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो सिर्फ समझो। डिवीजन ऑफ वर्क क्या, एज पर दिस प्रिंसिपल द वर्क ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब पार्ट्स। दिस वर्क शुड बी असाइन टू एम्प्लॉय डिपेंडिंग उनका क्या, इंटरेस्ट, स्किल, कैपेबिलिटी। यूजुअली वन टाइप्स ऑफ वर्क अलॉटेड टू वन एम्प्लॉय। दिस हेल्प इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड लीड स्पेशलाइजेशन। बस अपने को समझ के तो लिखना था कि वर्क को छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड करो, एक एम्प्लॉय को एक काम दो, अगर ऐसे किया तो उस बंदे का उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो जाएगा, बस डन, इतना ही तो लिखना था। ओके। और एग्जांपल सर लिखे क्या, ये लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। डी से क्या था? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ऐसे क्या था? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा याद रखना, अथॉरिटी के साथ हमेशा क्या चिपक के चलता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कैसे लिखना, आप देखो, अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर और गेट वर्क डन। अथॉरिटी मतलब अधिकार देना, कि आप काम करवा लो, लोगों को ऑर्डर दो, चलेगा, ये आपका अथॉरिटी है। लेकिन अगर काम गलत हुआ तो उसका जिम्मेदारी भी आप क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने एग्जांपल के तौर पे देखो दिया है, विराट कोहली क्या है, अगर वो कैप्टन है तो अथॉरिटी है कि उन्हें कौन सी टीम खिलवाना है, कौन से प्लेयर्स को चूज करना है प्लेइंग 11 में, केएल राहुल को लेना है, लो भाई। लेकिन अगर हार गए तो फिर रिस्पॉन्सिबल भी किसे पकड़ेंगे? विराट कोहली जी को।
अभी फिलहाल रोहित शर्मा को। तो अथॉरिटी, देखो ये हेडर तो एकदम सिंपल है। ए से क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर देखो, मैनेजर कैन वर्क प्रॉपरली ओनली इफ ही गिवन अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, हाउएवर विद अथॉरिटी कम्स ऑलवेज क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी के साथ हमेशा क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। व्हेन अथॉरिटी हैज बीन गिवन द मैनेजर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। इफ वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, द मैनेजर इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इफ द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड इन टाइम, और क्या, नॉट डन प्रॉपरली, कि अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ विद इन टाइम, प्रॉपरली नहीं हुआ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी किससे पकड़ा जाएगा, मैनेजमेंट को पकड़ा, मैनेजर को पकड़ा जाएगा करके। तो चलो, एक हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, एक हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डैड, डी से क्या है तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। और देखो पहला लाइन तो ऐसे ही चालू होता है, अकॉर्डिंग टू फ्योल। ये देखो फ्योल कौन थे, हेनरी फ्योल। Discipline is the most essential thing in the organization. Employee must respect and obey. Obey मतलब सर आज्ञा पाळावं लागते. The rules of the organization. Discipline help to achieve goal sets in the organization. ऐसे ही करो सर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में अल्टीमेटली हमें क्या लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा किस चीज से, अगर आप प्रॉपरली क्या करोगे, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे। ठीक है। और सर क्या है, गुड लीडर कैन प्रॉपरली मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देयर शुड बी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन क्या, मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय एंड सो ऑन। फेंकते रहो चलेगा, लेकिन पॉइंट क्या था सर, 14 प्रिंसिपल के 3 तो हमारे खत्म हो गए। डी से क्या था सर, डिवीजन ऑफ वर्क। ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड डी से क्या था, डिसिप्लिन। इज, ई से क्या है सर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है सर, तुम्हारे आप ना देखो, इनिशिएटिव मींस टेकिंग फर्स्ट स्टेप। पहले तो मीनिंग लिख दो कि पहला कौन नया नया है नो कि कौन नए नए इन्वेंशंस करता है, आइडियाज लेके आता है। मैनेजर शुड इनकरेज। लैंग्वेज कैसे लिखना है, देखो किसने इनकरेज करना चाहिए, मैनेजर ने। मैनेजर शुड इनकरेज एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव एंड कम अप विद न्यू आइडियाज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है सर, मैनेजर शुड वेलकम सच आइडिया इवन इफ दे मे बी रॉन्ग और इनप्रैक्टिकल। ये अंडरलाइन कीजिए, ये लिख के आना सर कि इनिशिएटिव में मैनेजर ने इंकरेज करना चाहिए लोगों को कि हाँ आप नए आइडियाज लाओ, अगर वो गलत है, अगर वो इम्प्रैक्टिकल है, तो भी उसको वेलकम करो। ठीक है, हम सुन तो लेते हैं सर। This approach help to build healthy organization culture. More importantly, this creates sense of belongingness. मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ये भावना क्रिएट करता है एम्प्लॉय के बीच में। दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। बोलो क्या सा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव, कि नए नए आइडियाज लाने के लिए प्रोत्साहित करो, इंकरेज करो, किसको, एम्प्लॉयज को। ओके सर, चलो ये हो गया। इज, एस से क्या था, ये बच्चों को बहुत बड़ा पॉइंट लगता है। प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू क्या, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। लर्न ही नहीं होता इसका मतलब, में आप ऐसे नहीं लिखोगे तो क्या, बता दो इसका मतलब क्या है, कि आपको व्यक्तिगत भावनाओं को ध्यान में नहीं रखना है, किसी के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट मत दो, ग्रुप इंटरेस्ट के हिसाब से काम करो। इन्होंने एग्जांपल देखो, अगर एमएस धोनी स्टेप डाउन एज अ कैप्टन इन क्या, इंडियन क्रिकेट टीम 2017 एंड अलाउ विराट कोहली टू टेक ओवर द कैप्टन इन स्पाइट of still being the क्या in the team, he gives more important to team interest other than क्या, individual interest। अब ये धोनी जी का एग्जांपल है। अब ऐसे मत बोलो सर हम एमआई वाले हैं, सीएसके वाले, सिंपल सा एग्जांपल चल रहा है सर, ध्यान दो। आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, आपको ये देखना पड़ेगा अगले 5 साल में ऑर्गेनाइजेशन कहां जा रही है, और मुझे अभी रुकना है तो अभी रुक जाओ, कोई नए लीडर को तैयार करते। तो सेल्फ इंटरेस्ट साइड में, पहले कौन सा इंटरेस्ट चाहिए, टीम इंटरेस्ट चाहिए सर, ग्रुप इंटरेस्ट चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज टू बी गिवन लेसर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल बंदे की भावनाओं का बाद में ख्याल रखेंगे, पहले ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के हित में क्या हो रहा है। समझा दोस्तों, यस। तो ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू क्या, जनरल इंटरेस्ट। आप व्यक्तिगत लक्ष्य मत दो, आप पूरे ग्रुप के बारे में सोचो। दैट इज, पांच तो हो गए। अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है सर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सही चीज सही जगह पे होना। ऑर्डर मतलब अपने नॉर्मल सर समोसे का ऑर्डर, कचौरी का ऑर्डर की बात नहीं चल, ऑर्डर का मतलब सही चीज सही जगह पे होना, ताकि आपको इफेक्टिवली टाइम पे सब मिल पाए करके। ठीक है, एक बार पढ़ लो करके, एफिशिएंसी वाला पॉइंट है। यूनिटी ऑफ कमांड, और ना एक चीज है यूनिटी ऑफ क्या, डायरेक्शन। इस दो पॉइंट में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता दूं। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है सर, वन इंडिविजुअल वन सुपीरियर। कि एक बंदे ने देखो एक इंडिविजुअल और एक सुपीरियर, एक सुपरवाइजर एक को ही गाइड करेगा। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या,
वन ग्रुप, वन ऑब्जेक्टिव, वन सुपीरियर। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम एक ग्रुप है, इंडियन क्रिकेट टीम का एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें मैचेस जीतने हैं, तो एक ही कैप्टन रहेगा, दैट इज वन सुपीरियर। इसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया? यूनिटी ऑफ कमांड क्या था? वन इंडिविजुअल, वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है सर? वन ग्रुप, वन ऑब्जेक्टिव, वन सुपीरियर। समझा दोस्तों? तो ये वाला पॉइंट याद रखना। स्पिरिट डी कोप क्या है? बाकी बहुत सारे पॉइंट गए, लेकिन मैं स्पिरिट डी कोप बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है और इसमें ही बता दूं मैं आपको। चलो यहां पे आ जाओ फटाफट। डिवीजन ऑफ वर्क देखा हमने, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन देखा, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव देखा, प्रिंसिपल ऑफ सब 5 पॉइंट तो देख लिए। डैड इज हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, डैड इज अवर्स, है ना। ऑर्डर मतलब क्या? देखो, मटेरियल एंड पीपल मस्ट बी एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम। इतना लिखा तो भी चल जाएगा। 5 पॉइंट लिखने के बाद आपको लगता है सर हेडर लिखे 5 मार्क्स के लिए था, हम इतना इतना लिख दे क्या वाला पॉइंट, तो भी चलेगा बेटा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम क्या? वन सुपीरियर ओनली, चलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अभी इसका मतलब क्या पता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का बेटा, मैनेजर शुड इंश्योर दैट एम्प्लॉय गेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन देयर जॉब। कि सर एक टाइम पीरियड हम आपको परमानेंट इंप्लॉय कर रहे हैं, अगर परमानेंट इंप्लॉय क्या है तो टेन्योर, टाइम पीरियड फिक्स हो गया तो उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिला कि अब मेरे को भाई बेरोजगार नहीं होगा मैं, तो अच्छे से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के। दिस इज नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। समझा? ओके। अब रेस्क्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉय शुड बी रेम्यूनरेटेड फेयरली। अगर वो फेयरली रेम्यूनरेटेड होगा तो उसको काम अच्छे से करेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अपने मन से लिख दो। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, ऑल एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली, कोई भाई बड़ा नहीं कोई खास नहीं, सिंपल सी बात है। स्कैलर शेयर, ऑर्गेनाइजेशन शुड डिसाइड व्हाट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सुटेबल फॉर सर्टेन सिचुएशन। स्कैलर चेन में क्या होता था सर? ए बी को बताता था, बी सी को बताता था, सी डी को बताता था, ठीक है। जो ए को डी को मैसेज भेजना था वो ए बी सी से डी तक पहुंचता था, और डी से थ्रू वो क्या आ जाता था? ए के, मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन का पैटर्न जिसमें टाइम ज्यादा लगता था। तो हमने क्या किया? क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये दो बातें लाई। स्कैलर चेन की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, आप टेक्स्ट बुक में भी पढ़ सकते हो जो मैं बता रहा हूं। तो क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन को क्या कहा गया? गैंग प्लैंक। यस, सही सुना आपने, मैंने क्या बोला? गैंग प्लैंक। एक मिनट यहां पे बता दो मैं, ये वर्ड अंडरलाइन करो, आप टेक्स्ट बुक पे जाओ, घाई नहीं है सर, 1 घंटे के अंदर ही चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, रेम्यूनरेशन, इक्विटी, स्कैलर चेन, ये देखो सर, उसे क्या कहा जाता है? जब आप डायरेक्टली फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन ट्रेडिशनल फ्रॉम, ठीक है, लार्ज स्केलर चेन। ओके, ये देखो कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अगर आप क्रॉस कम्युनिकेशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन करोगे ताकि टाइम कम लगे, तो इट इज नॉन एज क्या? गैंग प्लैंक। ये याद रखो, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है सर, यस, खत्म। बाकी तो बता दिया मैंने जो भी था। सेंट्रलाइजेशन ये डिपेंड करेगा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेटा स्मॉल है तो सेंट्रलाइजेशन ठीक है, लेकिन आपका फैला बहुत फैला हुआ बिजनेस है सर, तो डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा रहेगा। इट्स डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैंने बता दिया, एक ग्रुप, एक गोल और एक क्या आपका सुपरवाइजर। स्पिरिट डी को मतलब क्या? टीम स्पिरिट। आपका हो गया 14 प्रिंसिपल। रेस्क्यू वाला पॉइंट है, रेस्क्यू मतलब देखो, आर से क्या था? रेम्यूनरेशन, ई से क्या था? इक्विटी, एस से क्या था? स्कैलर चेन, एस से क्या था? सेंट्रलाइजेशन, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और ई से स्पिरिट डी को। याद रखना, हमने क्या मेमोरी टेक्निक देखा? दैट इज अवर्स क्या? रेस्क्यू। तो हमने सारे पॉइंट कर लिए, एक बार देख लेना। खत्म सर? यस। साइंटिफिक मैनेजमेंट आया दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि पेपर अगर डिफिकल्ट बनेगा तो 2 सवाल हटके से करके रखने के, एक सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और एक साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिए? अकॉर्डिंग टू टेलर। ठीक है, ओके। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट, what you want to do exactly and seeing that do it in the best और क्या cheapest manner। ठीक है सर, चलो दोस्तों पढ़ते आगे, लेकिन आपका कंसंट्रेशन रखना। अभी तक हमने बहुत ज्यादा चीजें की और मैं बहुत ज्यादा ऐसे भी, देखो मुझे सब कवर भी करना है, सारी चीजें समझाने भी, तो थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आप पैनिक मत होना। आधे घंटे हमने बहुत सारा, मतलब आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म कर दिया है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट और क्या टेक्निक्स, टेक्निक्स का तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे, मतलब वो वीडियो मैंने जो बनाया है बेटा वो देख लो, आपका मतलब टेक्निक्स का विथ मेमोरी टेक्निक सभी खत्म कर दिया है मैंने। ठीक है, अब ना इसका मैं पहले आपको मेमोरी टेक्निक ना दे देता हूं कि क्या चीज है, पहले ध्यान से सुनो।
ठीक है, ये हमने कर लिया। देखो ये देखो, ये वाला स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, लगता है सारी चीजें एक साथ आ जाएगी आप। हेनरी फ्योल क्या है सर? देखो इन्हें क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, डैड इज अवर्स क्या? रेस्क्यू। ये वाला चीज आराम से हो गया करके, ठीक है, सारे पॉइंट हो गए। फिर पुश्ड एच वाला मेमोरी टेक्निक दे दिया सिग्निफिकेंस का, इसका मेमोरी, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। ये नेचर वाला, पबजी सीएफए वाला दे दिया, ये 3 मेमोरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट फटाफट ले लो। 3 मेमोरी टेक्निक आपके सामने, 12 मार्क्स का सवाल है सीधा सीधा। अब सर प्रिंसिपल देखो, ये देखो एफडब्ल्यू टेलर क्या था? अमेरिकन मैकेनिस्ट इन क्या, मिडवेल स्टील वर्कर्स, जो भी भाई छोड़ दो, अमेरिकन मैकेनिस्ट था, कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद रखना सर, एफडब्ल्यू टेलर जी को फादर ऑफ क्या कहते हैं? साइंटिफिक। और मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योल थे। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसका ना मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाया है और एकदम स्टोरी है। साइंटिफिकली आपको अपनी क्रिकेट टीम को जिताना है, तो एमएस धोनी ने क्या किया? एम से क्या है? मेंटल रिवोल्यूशन लाना। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? आप लोग अपने इंप्लॉय का बाहरी कितना भी, बोलते ना, बाहर की दुनिया कितनी भी चेंज कर दो, लेकिन वो अंदर से ही प्रेरित नहीं है, उनको अंदर से ही मोटिवेशन नहीं है। सर छत्रपति शिवाजी महाराज जी करते थे मेंटल रिवोल्यूशन। सर लोग जान देने को तैयार होते थे, बाहर कितना भी लालच दो सर, कोई पैसा देके किसी की जान नहीं खरीद सकता। स्वराज्य के लिए लोग अपने, दिस इज मेंटल रिवोल्यूशन, कि अंदर से वो बात आनी चाहिए, जुनून आना चाहिए कि हमको करना है। आप अपने एम्प्लॉइज के एटीट्यूड को बदलो, उनकी मानसिकता को बदलो, उनको जता दो कि ये क्यों करना है। दिस इज मेंटल रिवोल्यूशन। एक पॉइंट याद हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहला क्या था? मेंटल रिवोल्यूशन। एस से क्या है? साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। एमएस धोनी की बात कर रहा हूं मैं। एम से मेंटल रिवोल्यूशन, एस से क्या था? साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। एस से क्या था? साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब ऐसी बात नहीं ऐसा हुआ तो ऐसा करो, नहीं, साइंटिफिकली हमने बताया हुआ कि ऐसा ही करना है करके। एमएस धोनी ने टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया? डिवाइड किया। ध्यान से स्टोरी को सुनना। एमएस धोनी ने क्या किया? टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉपरेशन की बात की एमएस धोनी ने कि सब मिलके काम करेंगे, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस नहीं करेंगे। गौतम गंभीर ने मैच जीता है तो गौतम गंभीर का भी नाम लूंगा मैं, भावनाएं समझ रहे हो आप? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बोलो, एमएस धोनी ने डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, कॉपरेशन एंड क्या? नॉट इंडिविजुअलिज्म, इस पे फोकस किया। 2 पॉइंट। इससे क्या हो गया सर? टीम में हार्मनी आ गई, नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब क्या? पीस, झगड़े नहीं हुए। और आप ये पढ़ना, मैं आपको इतना ही मेमोरी टेक्निक दूंगा अभी, झगड़े नहीं हुए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय शांति से रहे तो, और इसका अल्टीमेटली क्या होगा पता है? एक ही बात है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। बताओ क्या हुआ? हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बताइए। एम से क्या था? मेंटल रिवोल्यूशन। एस से क्या था? साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। एमएस हो गया। एमएस धोनी ने वर्क को डिवाइड किया, डिवीजन ऑफ व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया रहता है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या किया? कोऑपरेशन की बात की, नॉट इंडिविजुअलिज्म। समझा? एमएस धोनी ने वर्क को डिवाइड किया, कोऑपरेशन की बात की, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इससे क्या हो गया? हार्मनी आ गया, नॉट क्या? डिस्कॉर्ड। और सर डेवलपमेंट सबकी बात की, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। बोलोगे देखो अच्छा टीम जीतेगी, वर्ल्ड कप जीता तो सबको पैसा मिलेगा, 10 करोड़ रुपया सब बांट लेंगे, 1-1 करोड़, 11 करोड़ रुपया सब बांट लेंगे 1-1 करोड़ करके। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड क्या? एम्प्लॉय फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब सर सब बढ़िया होगा। खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट खत्म हो गया। एम से क्या था? मेंटल रिवोल्यूशन। एस से क्या है सर? साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। एमएस धोनी फिर याद रखना क्या किया? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, इससे हार्मनी आया, नॉट डिस्कॉर्ड। और लास्ट वाला पॉइंट क्या? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर क्या? प्रॉस्पेरिटी, ग्रेटर एफिशिएंसी वगैरह, इतना लिख देना पॉइंट। सर साइंटिफिक टेक्निक्स मैंने आपको बताया था, कि इसका पूरा अगर साइंटिफिक टेक्निक आया तो मेमोरी टेक्निक है WS का, वो हार्ड डिस्क आता है, WSFD। W से था वर्क स्टडी, वर्क में भी FTM की बात करी, फैटिक स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, है ना, ये सारी बातें थी करके। और ये होने के बाद आप देखो, लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ,
स्टैंडर्ड टूल्स, साइंटिफिक क्या था, मैनेजमेंट, ये अप्रोच बताया था। 1 मिनट यहाँ पे ना आपको सही बता, तो वो मेरे को भी रीड नहीं करते आ रहा है, हो जाता है ऐसे बहुत बार, भावनाओं में मैं लिख देता हूँ। देखो, ये देखो, पहले तो वर्क स्टडी में कितनी बातें थी, देखो ये रहा, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिक स्टडी। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वर्क स्टडी, फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, साइंटिफिक सेट, टास्क सेटिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डी से क्या था, क्या डिफरेंशिएट पीस रेट एंड वेज प्लान करके, और बस यही बात थी। और ये सारा मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक नीचे, उतना वीडियो देखिए, आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 डन, 12 में से 12 आ जाएगा आपको। याद रखना बेटा, ये ना ऑब्जेक्टिव में आता है, इतना ध्यान दो। इम्प्लीमेंट, गैंग बॉस का काम क्या है, एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, एक्चुअली गेट्स द वर्क डन। स्पीड बॉस क्या करता है, इंश्योर करता है दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन व्हाट स्पेसिफाइड टाइम। याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए काम में आएगा। रिपेयर बॉस का काम क्या है, हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। इंस्पेक्टर का काम क्या है, इंश्योर दैट वर्क इज डन एज पर द व्हाट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। तो अगर आपको पूछा गया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से काम होना, ये कौन इंस्पेक्टर, किसका काम है, इंस्पेक्टर का। मेंटेनेंस की बात आई सिक्योरिटी की, तो रिपेयर बॉस। स्पेसिफिक टाइम में स्पीड बॉस, और एक्चुअली तो गैंग बॉस। तो ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं था। ये सब मैंने आपको एक वीडियो इसका है बनाया था मैंने, तो उसमें दिया हुआ है, सारी मेमोरी टेक्निक बताया, उतना देखिए, तो विद इन 40 मिनट्स और 20 मिनट में हो जाएगा। 1 घंटे में अपना 12 मार्क्स एकदम डिटेल में खत्म, मेमोरी टेक्निक भी खत्म, सब चीज डन। तो दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर में थोड़ा इफिशियंसी लगा रहेगा। सारे मेमोरी टेक्निक्स हमने डन कर ली। यहाँ पे अगर मैं आऊँ, एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल से ही फोन आया था, इसलिए थोड़ा मैं डिस्कनेक्ट हो गया लास्ट में, बट ठीक है, सब नॉर्मली है, कुछ मेडिसिन से रिलेटेड होगा। तो अभी देखो, ये चीज तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन आप ना यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलो, ये वाला चैप्टर आपका पहला देखो, इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल्स का मैंने बता दिया, पबजी सीएफ। उसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पुश एच। फिर अपना हेनरी फेल के 14 प्रिंसिपल, डैड इज अवर्स रेस्क्यू। उसके बाद ये था एफ.डब्ल्यू. टेलर का मैंने बता दिया, एम.एस. धोनी ने डिवाइड किया रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उसके बाद क्या कॉपरेशन वाला विषय लाया, साइंटिफिक, फिर क्या था सर उसमें, हार्मनी आ गया। एंड लास्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बस। और ये मैंने ऑलरेडी इसका मेमोरी टेक्निक बताया है, लास्ट वीडियो में इसका रिवीजन दिया है मैंने। आप देखिए डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम में दोनों जगह पे है, चैप्टर नंबर 1 का मैंने ये वीडियो इस पे भी बनाया हुआ है। और आपके 12 मार्क्स डन बेटा, विद इन 1। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।